क्रिटिकल कंडीशन, कोई सर्दी में जाड़ा हो गया रहा या कोई पेडियाट्रिक केस देख रहे हैं आप, तो पहले जस्ट ही स्टॉप द फैन। सबसे पहले आप छोटे बच्चे को, अलाफ यू प्लीज डोंट मेक नॉइस। आप जब छोटे बच्चे को जब लेंगे, आप कोई पेशेंट अगर छोटे बेबी को लाएगा न्यूनेटल या महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने, हाथ जब टेबल पे रखेंगे या पेशेंट आएगा आपके चेयर के पास, जो भी फैन है तो पहले आप फैन बंद कर दीजिए। वाई बिकॉज बच्चे को वो फैन से भी प्रॉब्लम हो सकती है, समझिए। हवा एक गर्मी अलग है, मौसम अलग है, वो अलग बात है, लेकिन आपके जो इन्वायरमेंटल का माहौल, पेशेंट एक जाड़े से आ रहा, ओढ़ लेके आ रहा, आप शॉल ओढ़ लेके शोल्डर कर लेके अपने आप को ढांक के आ रहा, आप पंखा तेज रखेंगे, एसी रखेंगे तो इट विल बी नॉट अलाउड, तो वो पेशेंट के लिए तकलीफ देगा। आप छोटे बच्चों को देख रहे हैं या किसी को भी देख रहे हैं, जाड़ा बुखार है तो जस्ट स्टॉप द फैन, और अगर पेशेंट है तो जस्ट उसको लेके आप मेरे सुकून से बैठ जाए। वाई बिकॉज पेशेंट तकलीफ में, बुखार में, घबराहट में ऐसा आता कि उसका अप्रोच ऐसा रहता है कि उन्हें वहाँ से चिल्ला आता है। यहाँ 50 पेशेंट बैठे रहते हैं कि एक पेशेंट, एक आम बात है, जैसा कि अब इतने जने हैं यहाँ पे, इसमें से एक 10 पेशेंट 10 डॉक्टर्स ऐसे भी हैं कि आप वहाँ ठहर के अगर कोई स्पीच दो बोले तो आप अच्छी देंगे, अगर मैं यहाँ बुला के दूंगा तो अगर माइक रहेगा तो हाथ फड़फड़ाना शुरू है, समझिए। आप क्या बोलते हैं उसको, समझिए। आप सिंपल सी बात है, आप ऑपरेशन करना पड़ना, पेशेंट को देखना, खाली आके कुछ बोलो बोल के अगर मैं यहाँ बोलने लगाऊंगा तो सिंपली कोई आदमी जो रेगुलर बात करने वाले वर्बल पावर है वो अच्छी बात करेंगे रेगुलर, या कोई अगर वहीं हट के कोई अगर 4 दूसरे गेस्ट को बिठा देंगे तो और भी प्रेशर पड़ेगा। तो उसको बॉडी लैंग्वेज जैसे सामने वाले का एक थर्ड पर्सन का, अब मैं क्या सही बोलूँगी कि क्या आप बोलेंगे भाई अकबर साहब जो पढ़ा है आपको कल दूसरे डॉक्टर आके यहाँ बैठ के पूछे, आप बोले तो है सो भी याद ऐसा वाला भी थर कराते हैं बोलेंगे, या हाथ थर कराएंगे या पेन थर कराएंगे या काफ़ी थर कराएंगे, बहरहाल कुछ भी ऐसा। तो इसमें क्या है, ये चीज़ को दूर करना है। पेशेंट कितनी भी तकलीफ में आनी है, आप पहले रिलैक्स हो जाइए, आप पहले रिलैक्स हो जाइए, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं रिलैक्स हो जाइए बोले तो पेशेंट आए तो वो पेशेंट जाड़ा है तो सबसे पहले, अब आजकल थोड़ा सा एरिया लेके ग्लोव, अब तो जरा पैंडेमिक चले गया ना, तो ग्लोव वगैरह नॉर्मल तरीके से आप पहले पेशेंट को बुलाएंगे। हाउ टू, आप रिसीव में तो आ गया, वो केस टेकिंग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, हाउ टू एग्जामिन द पेशेंट। अगर आप पेशेंट को, नॉर्मल पेशेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आप पेशेंट को पहले अच्छी पोजीशन में बिठाएं और पोजीशन को टेके से बिठाएं। आप बिठाने के बाद सबसे पहले आप उसको एग्जामिनेशन में क्या है कि आप उसकी पहले पल्स साइड, अब आज के दौर में तो आपको आसानी आ गई है पल्स ऑक्सीमीटर लगाना, समझिए। अब जो बच्चे मेरे पास आके गए यहाँ हैं, वो लोग देख रहे रात दिन कि हाउ टू एग्जामिन में, सबसे पहले इसका ऑक्सीजन और पल्स देखो, उसके बाद बीपी अपार्टस की सेकेंडरी कभी होता है कि ऑक्सीजन पल्स में खत्म हो जाता है, वही मालूम हो जाता है कि इसको भिजा देना, क्योंकि जिसका सैचुरेशन 60-70 है, हम उसको क्या दवा देंगे और टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। आप ये नहीं कि आपको मालूम हो गया कि 70% इसकी ऑक्सीजन है और 140 पल्स जा रही, उसका बीपी देख रहे हैं, उसका शुगर देख रहे हैं, उसको लिटा रहे हैं, उसका आपका कुछ भी नहीं है, उतने टाइम में मर जाता हूँ, समझिए मेरी बात। प्लीज डोंट डिस्कस, आप इधर देखिए। अब उसमें एग्जामिन में क्या है, आप पहले आप कौन खरीदे इस पे पल्स ऑक्सीमीटर किसके पास है, अब एग्जाम हॉल में किसके पास भी नहीं रहेगा तो उसको भिजा देंगे हम, जिसकी जरूरत पड़ेगी पल्स ऑक्सीमीटर लेके आना। हाउ टू एग्जामिन द पेशेंट प्रैक्टिकल भी बताएंगे आपको, और आपको करना भी रहेगा, आपका अपना ओन पल्स ऑक्सीमीटर रहना, और आप बिल्कुल 600-700 रुपये में होगा आपको। और जो मेड प्लस जो मेडिकल वाले हैं उसमें जस्ट 655 में या 650 में दे रहे हो लोग, 500 रुपये में, 500 में भी होगा, अगर नहीं है तो इब्राहिम भाई से पता ले लो आप। अमेज़न नहीं, यहाँ चौधरी के पास में था फर्नांडिस। इसके सीधा मिले देखिए आपको एड्रेस, प्लीज ऑल ऑफ यू ब्रिंग द पल्स ऑक्सीमीटर। अब देखिए पल्स ऑक्सीमीटर में देखेंगे तो आप सबसे पहले क्या आएंगे, एग्जामिन द पेशेंट में, पेशेंट को सिट प्रॉपर्ली, एग्जामिन द पेशेंट सैचुरेशन SpO2 2100-2000 में लेके, SpO2 में सबसे पहले उसके ऑक्सीजन आएगी, सैचुरेशन में ऑक्सीजन ये मोर देन 91 to 97 तक आप टॉलरेट कर लेना, 97, 98, 100 किसी का तो बहुत कम है। अगर बिलो 90 है तो बी केयरफुल, अगर बिलो 90 है, अगर आपका क्लिनिक जैसा आप यहाँ हैं, हम ये बंद है और पेशेंट अंदर से एक हॉल में आया, फिर सब हॉल में आया, फिर सब हॉल में आया, अंदर आ गया तो सफोकेशन से उसका ऑक्सीजन कम हो सकता है। वैसे पेशेंट को थोड़ा बाहर की तरफ जहाँ आबो हवा खुली है वहाँ बिठा के एक बार चेक कर लीजिए, ताकि आपको इन्वायरमेंट से तो प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये मालूम है। एस्थमेटिक पेशेंट्स में भी हाँ,
एस्थमेटिक पेशेंट में भी क्या होता है, सैचुरेशन इज लेस। हाँ जी, हाँ, एस्थमेटिक मैंने रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब का कोई भी पेशेंट, चाहे ब्रोंकल एस्थमा हो, ब्रोंकल आपको या कोई ब्रोंकाइटिस हो। अब आजकल तो अपना कोविड वगैरह में भी कॉमनली आपको ये कोविड में आने के बाद सबको मालूम हुआ कि सैचुरेशन क्या चीज़ है। और मैं एक ज़माने से पढ़ा रहा हूँ कि सैचुरेशन पहले देखो, ठीक है, कोविड आने से भी पहले की बात बता रहा हूँ मैं, समझ में आएगा, जो सीनियर बच्चे उनको मालूम है ये बात। तो इसमें क्या है, आपको 91 92 बिलो अगर 90 है तो बी केयरफुल। अगर बिलो 90 है, इफ पेशेंट बिलो 90, इफ पेशेंट बिलो 90 है, 89 88 87 86 वॉट एवर इट में भी, तो उसकी हिस्ट्री लेके इनका ब्रोंकल एस्थमा का पेशेंट है क्या स्मोकर है क्या, या ड्रिंकर है, या कोई बीमारी से लाग है, या इसकी कोई दवाएं चल रही हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे अपन, ये तो एक अपने को करने की बात बताया, लेकिन हाउ टू एग्जामिन द पेशेंट में आप पल्स ऑक्सीमीटर पहले गिने हैं, पल्स ऑक्सी फर्स्ट केयर। अब हाथ से पल्स गिरने तक का टाइम नहीं है अपने पास ना, वेल उतना टाइम आएगा। बेसिकली पल्स ऑक्सीमीटर अप्लाई करें, देन चेक द ब्लड प्रेशर, बीपी चेक है, एनी मॉनिटर, बट बीपी इज बीपी एंड पल्स, ये these are the vital important है, ये vital है। ये इसके बाद में थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑस्कल्टेशन। ये तीन चीजें आप अगर बगैर ये करेंगे दवा दे देंगे, तो हमारी पुराने शहर की पेशेंट आप बोलेंगे डॉक्टर आला ने लगा के दवा दे दिया, मैंने खाती बोल के बाहर निकल के पेशेंट दे। हाँ, what is the auscultation? What is the meaning of auscultation? Auscultation, the process takes a stethoscope and put inside the ear and check the patient with stethoscope is called auscultation। ये क्वेश्चन आने वाला है, आप आज बोल दे रहा हूँ, और खास तौर पे वाइवा में पूछूंगा। स्टेथोस्कोप उतनी बात है, सुनिए, अगर हार्ट बीट बोले, अगर बैक साइड देखे तो रेस्पिरेटरी नहीं, एक मिनट मैं, हाँ, तो हार्ट बीट इसने बोलेंगे, क्योंकि खाली हार्ट बीट नहीं देखते उससे, रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई। आपको रेस्पिरेटरी में आपको ऑस्कल्टेशन माने टू चेक द पेशेंट विद द स्टेथोस्कोप। आप कहीं भी करो, चाहे चेस्ट पे करो या बैक पे करो, समझिए आप। तो सबसे पहले हाउ टू पुट द स्टेथोस्कोप, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जाके देखें, हजारों नहीं करोड़ों डॉक्टर्स के पास को नहीं मालूम है कि पहले आला कहाँ रखना। मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, आप ये स्टूडेंट है, आप समझिए आप, क्यों कहाँ रखना, कहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे आप, नहीं मेरा सवाल सुनिए पहले, व्हाट आई एम आस्किंग। मेरी गाड़ी में नहीं कुछ है, मैं पहले मेरे पास सर, मेरे पास निकालिए, 1 2 3 आप लोग जो निकाल सकते निकालिए, आप लोगों को काम आने वाला है। एक यूनिट नहीं है इसको, अच्छा कोई बात, देखिए अब इसके बारे में तो बाद में बताऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं। इसके अंदर भी डायफ्राम आएगा, लगा है, ईयर दी हुई है, इसके पार्ट्स है वो, अब वो उसका जाने की जरूरत है। अब लाए सो लाए, आप हिंदी जाएगा तो ये छोटे बच्चे का इस तरह लगाएंगे कैसा, सबसे पहले फंडामेंटल बता रहा हूँ मैं आपको आज, शायद ही कोई डॉक्टर्स को भी मुश्किल है ये, कि ये जो स्टेथोस्कोप है, इसका जो फेस है ये पेशेंट की तरफ नहीं रहना, बेस, हाँ ये याद रखिए आप, ये ऐसा रहना, ऐसा रहने में आपको देखने में आसान है। आप ऐसा लगाएंगे तो फिर इसको फिर पलटाना पड़ता, पलटाने का टाइम लगता, फिर स्टेथोस्कोप ये आप जब ये पेशेंट को आप ये कान में लगाइए, आप इसको ये देखना कि ये फोल्डिंग पोजीशन में, पहले ये देखें कि ये चालू है नहीं है, तो हो गया सर, एक बार हार्ट अटैक आ गया, आप देखो खत्म है, गर्दन में काना आगे के। अब ये जो बेस है, इसको डाउन में रखेंगे आप, ये पोजीशन में स्टेबल, ये देखिए ऐसा रहेगा, इसका जब रहेगा तो आप पेशेंट को ऐसा देखेंगे। अब जब एग्जामिन द पेशेंट, तो आप लोगों में से अब तक जितने बार इतने डॉक्टर से माशाल्लाह, नहीं मुकाम का नाम बोलना नहीं, इंटरकोस्टल तो डिफरेंट है, ईसीजी लीड्स के लिए आप इंटरकोस्टल, आप सबसे पहले आप लगाएंगे का पहला, अब चेक करने जा रहे हैं आप, तो पहले आप कहाँ लगाएंगे, हार्ट पे कहाँ लगाएंगे भाई, चेस्ट पे लगाएंगे, चेस्ट पे कहाँ लगाएंगे, बिलो ब्रेस्ट। ये तो फीमेल की बात करें आप, फिफ्थ इंटरकोस्टल, बेस ऑफ द हार्ट, द आंसर इज बेस ऑफ द हार्ट। आप सबसे मेंशन कर लीजिए, आज दुनिया में आपको पढ़ा दे रहे हैं, कल मैं रहूं ना रहे आपको याद रहेगा, समझिए आप।
क्योंकि ये बात ऐसी फंडामेंटल है, आपको कई डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम है। डॉक्टर उठा के जरा बैठो बोल के पीछे लगाया था, समझो। हाँ, आप हजारों आदमी को देखो तो बेसिक हाउ टू एग्जामिन द पेशेंट जब पढ़ा, ये किताबों की बात नहीं है, ये अपनी एक्सपीरियंस की बात है। किताबों में पहले लिखा हुआ था, आज लिख रहा है या नहीं लिख रहा कोई। तो सबसे पहले क्या है, बेस ऑफ दी हार्ट का बेस, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो देखा जाता है। पहले आप लेफ्ट साइडेड, सबसे पहले लेफ्ट साइडेड लिखना उसके अंदर, एंड बेस ऑफ दी हार्ट। पहले स्टेथोस्कोप आपको रखेगा बेस ऑफ दी हार्ट, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर रखेंगे तो आपका हार्ट का बेस है। उसके बाद जब बेस के बाद आएगा वही साइड पे अपेक्स, ऊपरी से सेकंड आपका जो कंसल्टेशन चेम्बर रहेगा, सेकंड आप एपेक्स पर रखेंगे। उसके बाद में थर्ड राइट स्टर्नम के राइट साइड पे देखना आपको, व्हाई बिकॉज इन सम केसेस द डेक्स्ट्रोकार्डिया इज देयर, समझिए। तो जो बेस ऑफ द हार्ट देख रहे हैं आप, पहली बार जहाँ लगाया गया आपको पहली बार, तो लेफ्ट साइडेड रहेगा, क्योंकि बेसिक इज द हार्ट इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम। अब ये कॉमन है। अब जो हार्ट राइट साइड रहता है उसको इट इज कॉल्ड द डेक्स्ट्रोकार्डिया। लेकिन आप क्या करेंगे, जो डेक्स्ट्रोकार्डिया पेशेंट है, बेसिकली मैं एक क्लास पढ़ा चुका हूँ उसमें, जो डेक्स्ट्रोकार्डिया पेशेंट का हार्ट है तो उसका लीवर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, लीवर। हाँ, तो ये बातें जो है ना, कई बार उस्मानिया में पीजीज को एग्जामिनेशन को डेक्स्ट्रोकार्डिया को दे दे, एग्जामिन करो बोल के बैठ के देखते रहते, समझिए। तो हाँ जी, कंफ्यूज। हाँ, तो इसमें क्या होता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया अगर हार्ट राइट साइड है तो लीवर लेफ्ट साइड आता है, हार्ट लेफ्ट साइड है तो लीवर राइट साइड है, अपना राइट डायफ्राम के नीचे लीवर आता है, ये साइड चेंज होती है। अंदर अल्लाह मियां बनावट ऐसा पलटा दी जिस्म, तो अल्लाह के आदमी कुन फयकुन जो चाहे वो कर सकता है। तो हमारे को ऐसा दे दिया अल्लाह मियां एक झटका बना के, आज हम परेशान है। एक आदमी एक आर्गन के लिए परेशान है। आँख का डॉक्टर सर ये 1.5 इंच की आँख ले लेकर परेशान है, समझिए। अपने पूरी स्टडी 50 साल पढ़ के बोल रहा कि मैं आँख में पूरा नहीं। मेरे अशफाक हुसैन जो अवेसी का एक चेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट है, उससे मैं कई क्वेश्चन करा अपनी पर्सनल, तो बोला कि जो है ना डॉक्टर साहब ये तो इतने खतरनाक क्वेश्चन है, मैं आज अपने आर्गन में पूरा नहीं हूँ, जबकि ही इज द HOD ऑफ द पल्मोनोलॉजिस्ट। वो इतना बड़ा डॉक्टर है कि अमेरिका का डॉक्टर उसको सैल्यूट करके गया सुबह और इसी को देखने के बाद। तो बोलने का मतलब वैसा डॉक्टर बोल रहा है कि मैं मेरे एक सब्जेक्ट में पूरा नहीं हूँ, तो आप हम तो गिनती में नहीं इतना बड़ा। तो अल्लाह मियां का क्या लूँगा बोलिए, एक आदमी एक आर्गन के लिए परेशान है। तो बहरकब हम जब बेस ऑफ द हार्ट देखेंगे, उसके बाद एपेक्स ऑफ द हार्ट, फिर जब थर्ड ऑस्कल्टेशन देखेंगे तो थर्ड के अंदर भी वही बेस ऑफ द हार्ट देखेंगे, लेकिन राइट साइड देखेंगे। ये 3 मरतबा आपको एग्जामिन करना बेहद जरूरी है। इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द पेशेंट। ये पेशेंट का फंडामेंटल राइट है कि आप उसको 3 जगह पे ऑस्कल्ट करें। उसके बाद पेशेंट को टर्न करके लोअर लोब ऑफ द लंग्स, लाइव डेमो बता देते हैं। लाइव डेमो बता दो। चलिए अब देखिए, आप पहले तो ये देखेंगे, ये इससे सही है ना, ये गलत है, ये सही है। इसमें क्या है, आप ऐसा लगाएं और ये चीज ऐसा रहेगी। आप पहले चेक करें कि अपना आला खुला है नहीं, इसके समझिए आप। या तो इन्हें लॉक रहता, इसमें लॉक बन रहेगा, दिल नहीं चल रहा बल्कि हार्ट, ये जस्ट ये देखिए कि ये चल रहा है। अब बैठिए, अब बात तो आप गिनने सकते हैं, 1 2 3 4 बोल के गिन सकते हैं क्या? नहीं, आप गिने तक आप, अगर यहाँ मेल को गिनने ठीक है, फीमेल को गिनना शुरू कर दो, जूते खा जाते ऐसा बैठिए आप। जस्ट दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट, उसके बाद में एपेक्स ऑफ द हार्ट, फिर बेस ऑफ द हार्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। इसके बाद जब पेशेंट को आप पलटाएंगे, जस्ट लोअर लोब ऑफ द लंग्स, इसके अंदर क्या देखा जाता है, अभी तक वीडियो देखेंगे कि ये फर्स्ट, यस, प्लूरल डिफ्यूजन एज वेल एज ये दो तरफ, ये चार। आपको 6 to 7 टाइम्स पेशेंट को ऑस्कल्ट करना बेसिक है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, या एक्सपीरियंस है, या हमारे उंगलियों को आँख, हमारे स्टेनलेस का हमारे हाथ और आँख बन गए, ये एक अलग बात है, दैट इज अ फैक्ट। ये सब बात की बात है, लेकिन प्राइमरी आपको क्या करना चाहिए कि आपको बेस ऑफ द हार्ट आपको देखना है। क्यों? अगर बेस एंड इफेक्ट, बेस और अगर एपेक्स नहीं देखेंगे तो जो शंट होता है, पेशेंट 2000 इन्फेक्टेड बाय द कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में जो दिल में सुराख बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ए शंट, समझिए। शंट, SHUNT, शंट, समझिए। तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट बोल के आता है उसके अंदर। आप क्यूटी की रिपोर्ट अगर किसी पेशेंट की है तो देख लें, वो शंट अगर आप देखेंगे तो एपेक्स पे नहीं मालूम होता, बेस पे मालूम है। मेरे पास 100 पेशेंट ऐसे जो 8-8 साल 9-9 साल बच्चों को दवा दे दिया डॉक्टर चेक करके, जिसमें हमारे कृष्णा मूर्ति भी शामिल है, भगीरथ राज भी शामिल है। जब मेरे पास बच्चे को ला गया, मैं बोला कि बच्चे को दिल में सुराख है,
पैदा हुए जब से बोले कि आज तक के बच्चों का डॉक्टर ने बोला और हम हमेशा बच्चों के डॉक्टर के पास दवा लेते समझिए बोला अच्छी बात है ठीक है जी ये आस्कल्टेशन तो बता रहा हूँ बेस तो अब अंदाजा लगाओ आप बच्चों का डॉक्टर बच्चा 9 साल का हो गया तो 9 साल में कितने बार बीमार पड़ा होगा कोई डॉक्टर ने बताया कि इसके दिल में सुराख और पहली बार मेरे पास जब लेके आए दिल में जस्ट इस तरह को पुट करके बेस ऑफ दी हार्ट में उसकी हार्ट बीट आसानी से पहचान ले सकते हैं कि आप इसको जो है ना क्या है वो क्या देखना उसके बाद बताऊंगा मैं वो बात की बात है वो बहुत लंबी चीज़ है भाई अब मैं कहाँ तक से कहाँ तक लेके जाऊंगा आपको लेकिन जहाँ तक भी लेके जाऊंगा ऐसे बात नहीं मेरी हिम्मत है तो अब बेस ऑफ दी हार्ट जब आप देखेंगे आप दुनिया में आप देख लीजिए बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाओ आए बाहर और इंग्लैंड कितने पेशेंट हैं कुछ ये 110 पेशेंट है अब सभी भाई आए हाँ इधर आए उनका देखो वो लोगों का क्या है खत्म हो गया हाँ तबियत ठीक है बुखार बटल बाहर सिस्टर बीपी सब ऐसा लगा के देखिए तो ये अब उन्हें एक्सपीरियंस है उन्हें 50 साल से 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा है दैट इज डिफरेंट लेकिन दिस इज द बेसिकली रॉन्ग आपको पेशेंट को देखने का है बट ऑस्कल्टेशन इन द सेम पोजीशन सेम बेस ऑफ द राइट ये 3 जगह देखें और पीछे जब पलटा के देखें तो दैट इज आपको क्या नजर आएगा पीछे जब ऑस्कल्टेशन क्यों करेंगे तो वीजिंग ऑफ द साउंड जो होते हैं पेशेंट को वीजिंग बैक साइड से मालूम होता है और प्लूरल इफ्यूजन जो पानी आ जाता है फेफड़ों में जब पानी आता है फेफड़ों में तो उसकी आवाज आपको वाटरी आवाज आती है ऑस्कल्टेशन के अंदर समझिए और एक पल्मोनोलॉजी के टॉप पल्मोनोलॉजिस्ट एचओडी की बात बता रहा हूँ कि कितना पानी आने के बाद में आपको ऑस्कल्टेशन में सुनाई देता और कितना पानी एक्सरे में बताता ये कोई बता सकता ये तो डॉक्टर भी नहीं बता सकता आप तो खैर बच्चे हैं समझिए अभी तो न्यू कमर्स हैं क्या बोलते हैं नियोनेटल तो फील्ड के अंदर मेरा मतलब नियोनेटल मतलब हम बोलेंगे हम इतने बड़े पैदा हो गए हमारे क्या नाम मर गया वो पाकिस्तानी कॉमेडियन क्या था खराब है सीरियस है बोले कि उन्हें क्या नाम था ये मोटा अपना अदनान सभी पैदा हुए खुद 8 साल का था बोल के बोल दिया तो उससे मुझे अदनान सभी इतना क्यों मोटा है बोल के सवाल करे तो उन्हें कॉमेडियन तरह बोला जब पैदा हुआ था इन्हें 8 साल का था मतलब 8 साल के बच्चे के होते पैदा हुआ तो नियोनेटल का मतलब ये नहीं है कि अभी पैदा हुए मैंने बड़े अपने फील्ड के लिए अब रहा सवाल एक टेम्परेचर का अब देखिए वेरी गुड अब थर्मामीटर यहाँ पे नहीं लगा सकते अपन हर पेशेंट को वाई बिकॉज थर्मामीटर को बैंड करने का इलेक्ट्रॉनिक जो थर्मामीटर आ रहा है आपको रेडिएशन का जो थर्मामीटर है उसकी मेन कॉज क्या है आज से 15-20 साल पहले ही बता दिया था मैं कि थर्मामीटर यू शुड नॉट इंसर्ट इन द माउथ क्योंकि जब पहली मरतबा आई थिंक 2001 सेल्सियस यू राइट 1 सेल्सियस और 1 फ़ारेनहाइट को जब ये आप टैली करेंगे तो 10 बीट एक्सेस हो जाते हैं फीवर के अंदर ये बात याद रख लीजिए समझिए देखिए फ़ारेनहाइट में देखो या सेल्सियस में देखो भाई समझिए आप ज़्यादा क्या बड़े बोलिए आप जो बोलना है बोल सकते हो भाई आप 90 देखिए 98.6 नॉर्मल टेम्परेचर अगर 98.6 लेगा 99.6 अगर हो जाए तो अपने 10 बीट्स हार्ट के बढ़ जाते हैं 10 बीट्स तो इसके लिए क्या है 10 बीट्स एक्सेस इन 1 सेल्सियस और 1 फ़ारेनहाइट ऑफ द फीवर एक्सेस ऑफ फीवर अबव द नॉर्मल यानी अबव द नॉर्मल जैसा कि अब 102 है 101 है तो आपको मोर देन 30 बीट बढ़ के आएंगे आप 101 100 के अंदर 100 और किसी को अगर 140 अगर बीट आ रही है अगर फीवर का पेशेंट है तो जस्ट यू डोंट चेक द आप थर्मामीटर 103 टू 104 है बोल के आप बता दे सकते हो क्या है कि 104 तक उसका टेम्परेचर और कभी ये नहीं है कि खाली बुखार वाले की हार्ट बीट बढ़ती नहीं बोल रहा हूँ मैं बुखार को पहचानने का तरीका बता बुखार की हार्ट बीट हार्ट के पेशेंट में भी रहेगा 104 बीट बीटिंग आप बोलेंगे इसको 104 बुखार है बोलेंगे अप्लाई द थर्मामीटर अगर बच्चों में एक्सिला में देख ले रहे तो ये आपके अख्तियार है चलिए अब देख लें अब हो गया हाँ ऑस्कल्टेशन में क्या है जब हाँ सर इसका हार्ट रेट बढ़ के रहेगा टेकीकार्डिया का कॉज क्या है देखो व्हाट द हार्ट रेट बढ़ गया ना टेकीकार्डिया का कॉज क्या है वो नोट करेंगे क्या पेशेंट हाइपोथायरायडिज्म का पेशेंट है या एनीमिक पेशेंट है या कोई कार्डियक इशू का पेशेंट है तो दिस ऑल जितने भी ये पेशेंट लेंगे उसमें हार्ट बीट ज़्यादा है ठीक है अब उसके बाद में आप ऑस्कल्टेशन के बाद चलिए देखिए पल्स ऑक्सी बीपी चेकअप ऑस्कल्टेशन देखने के बाद आपको वाइटल मालूम हो गए तो आधा पेशेंट के बारे में मालूम हो गया तो उसके वाइटल लिख लेना तो वाइटल आप अपने पैड पे लिखेंगे प्रिस्क्रिप्शन पे तो जब देखेंगे आप तो यहाँ लिखने से पहले ऑन एग्जामिनेशन जरूरी है ऑन एग्जामिनेशन
सबसे पहले डेट, पहले नेम, उसके बाद एज, सेक्स मेल एंड फीमेल। अगर वेट देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। वेट ये तो आपके एग्जामिनेशन में नहीं है, कहीं आप इसके नीचे प्लीज बी केयरफुल। आप ऑन एग्जामिनेशन जो है ना कहीं नेम के ऊपर डाल देंगे, वो आपका काम नहीं है। आप अगर आप करेंगे, आप बोलेंगे ये ऑन एग्जामिनेशन में नेम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका काम नहीं है, ऑन एग्जामिनेशन नहीं आना। दिस इज द रॉन्ग मेथड। आप पहले आपके डॉक्यूमेंटेशन उसके जो है ना उसका पर्सनल हिस्ट्री है, मिस्टर एंड मिसेस वॉट एवर इट में बी, एज मेल फीमेल, उसके बाद में आपका आएगा वेट, बॉडी वेट, ये वेट। आप जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं ऑन एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन में क्या है, ऑन एग्जामिनेशन। ऑन एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्या है, सैचुरेशन SpO2 98%, पल्स रेट 100, BP 130/80, समझिए आप, ये आपका कॉमन है। अब इसके अंदर क्या है, और भी अगर लिखना है तो जब ऑस्कल्टेशन करेंगे आप, जब पेशेंट को ऑस्कल्ट करेंगे तो S1 S2 लिखेंगे। हार्ट आपका जो आएगा इसमें, सॉरी टेम्परेचर आएगा पहले। टेम्परेचर अगर है तो आपके हिसाब से नहीं है तो नॉर्मल या जो भी है, नो टेम्परेचर नॉर्मल या नो NAD लिखिए, नो अब्डोमेन डिटेक्टेड। अब उसके बाद में हार्ट, आप ऑस्कल्टेशन कर लिए ना भाई। हार्ट में क्या है, जो साउंड आता है पहला साउंड S1 S2 ज़्यादा कॉमनली, साउंड 1 साउंड 2, अब वो 3 4 बाद में जाएंगे अपन कार्डियोलॉजी में। बेसिकली यही, ठीक है, ये आ रहा है। मैं इसके ऊपर ये लिख लिया सब जने, और एग्जामिन द पेशेंट में प्लीज मेंशन, ये एक के बाद एक लिखना जरूरी है। अब इसके बाद उसके बाद ऊपर जाएगा हार्ट S1 S2 के बाद लंग्स। लंग्स में अगर देखेंगे जो बच्चों को वीजिंग साउंड आता है, ऑस्कल्टेशन में आपको वीजिंग साउंड मिला, तो वीजिंग साउंड जब मिलेगा तो आप बोलना लंग्स। अगर वीज है तो वीजिंग प्लस प्लस, अगर थोड़ा है तो 1 प्लस, ज्यादा है तो 2, बहुत ज्यादा है तो 3 ऐसा। सही बल्कि जो बच्चों की सीने की सीटियों की आवाज आती, दैट इज कॉल्ड द वीजिंग साउंड्स। अब वीजिंग अगर लिखेंगे तो वीजिंग प्लस प्लस हो गया। अगर वीजिंग नहीं है, हर एक को वीजिंग लिख देंगे, कहीं वीजिंग है तो लिखना है, समझिए। हाँ, अब वीजिंग नहीं है तो लंग्स को क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे क्लियर बोल के नहीं लिखना। हर डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर आप जाके देखिए, उस्मानिया में भी क्लियर लिखते थे, लेकिन बस जो एक्सपर्ट है वो लिखते हैं कि क्लिनिकली क्लियर, नॉट। अगर एक्सरे में खराब आएगा तो आप जिम्मेदार हो जाएंगे। काम ऐसा करो कि नाम न रखे, समझिए। आप क्या लिखेंगे, या क्लिनिकली ऐसा शॉर्ट में लिख लेंगे, ये क्लिनिकली क्लियर, यानी आप क्लिनिक में देख रहे हैं तो आपको क्लियर दिखा। पास सीधे आपको क्लिनिक आपको एक उसका लंग्स का एक पैच आएगा टीबी का, आपको क्लिनिक में कहाँ से मालूम होगा टीबी के पास, गो फॉर एक्सरे, एक्सरे में मालूम होगा। आप क्लियर लिख देंगे, बाद में एक्सरे में टीबी निकला तो यू आर द पनिशेबल, यू आर द पनिशेबल। IPC सेक्शन धारा 432 ए कहता है, समझे। धारा की बता रहा हूँ तो काम धारा के अंदर नहीं आना है अपने, समझे। तो क्लिनिकली क्लियर, तो आप जब देखें उसके बाद जब आएंगे उसके लंग्स के बाद बेसिकली जब देखा जाए, जो क्लिनिक में देखा जाता है, एग्जामिनेशन में आपको बड़ा क्लिनिकल एग्जामिनेशन है बता रहा हूँ, एब्डोमेन, जी बेटे बोल, हाँ जी। अब ये एब्डोमेन, अब इसमें क्या है बोले तो आप जब देखेंगे, आप पेशेंट को अगर कभी बोला कि मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो आप उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन में जरा दबा के देखें। कभी कभी क्या होता है, हाइड्रस हर्निया वाला या हिपैटोमेगाली, आप जाके देखेंगे तो आपको, आप पैल्पेबल करके लीवर को भी, हिपैटोमेगाली आप एग्जामिनेशन से भी देख ले सकते हैं, पैल्पेबल है टेंडरनेस से। तो अभी क्या है, मैं सिंपल जा रहा हूँ, अब मैं वैसा गया बोले तो फिर बहुत दूर से लेना पड़ता, इसलिए जैसा भी जा रहा हूँ बगल आपको लेके चल रहा हूँ साथ। एब्डोमेन जब देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, उससे हिस्ट्री पूछेंगे कि आर यू ए कॉन्स्टिपेशन पेशेंट, आपका फीसेस मैटर, आपको स्टूल या मोशन डेली फॉर्म करते हैं, हैबिटेट है नहीं है, तो बोला कहते हैं मेरे को रोजाना मोशन आ जाता है, तो आप देखेंगे एब्डोमेन अगर नॉर्मल है, हिपैटोमेगाली कुछ भी नहीं है, तो एब्डोमेन ये क्या है, एब्डोमेन सॉफ्ट, इसको क्लिनिक में इतना बड़ा नहीं लिख सकते, तो इसलिए क्या होता है, इसको क्या करते हैं, पर एब्डोमेन सॉफ्ट ऐसा भी लिख ले सकते हैं अपनी याददाश्त के लिए। हम एग्जामिन करेंगे पर एब्डोमेन देखें तो एब्डोमेन क्या था, सॉफ्ट। सॉफ्ट मींस, अब आप लिखेंगे एब्डोमेन सॉफ्ट लिख के बोलेंगे, यहाँ एब्डोमेन सॉफ्ट लिख के नीचे लिखेंगे कॉन्स्टिपेशन बोले तो जूते खा देती है, समझिए। अच्छा सुन रहा हूँ, सॉफ्ट लिखने का मतलब ये है कि दे आर लग्जेटिव है वो क्या इमोशन। अब हम यहाँ सॉफ्ट लिख के अगर कॉन्स्टिपेशन लिखेंगे तो कोई पूछेगा तो नहीं, लेकिन आज एक अच्छा आदमी देखेगा तो बोलेंगे किस बल्लू के पास गए थे तुम, कहो, समझिए। इसलिए कि ये अगर ये दो सॉफ्ट है तो सॉफ्ट, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन, ये लिखेंगे आप।
कॉन्स्टिपेशन है तो प्लस डालेंगे, सॉफ्ट है तो प्लस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यस कॉन्स्टिपेशन इज द अबनॉर्मलिटी, सॉफ्ट इज द नॉर्मल अबनॉर्मल, ठीक है। एक्सपीरियंस रहता हार्ड रहता हाँ हट रहता है हार्ट। और उसके बाद में अब इसके बाद क्या होता है कि ये फिजिकल ये आपको इतना ही काफी है क्लिनिक की हद तक। अब आप पूरा आगे क्लिनिक पैर हाथ काम नहीं करें उठा के, वो मैं वो केस टेकिंग में बताऊंगा, अभी क्लिनिक में इतना काफी है। जब आप यहाँ देख लेंगे उसके बाद में क्या देखेंगे, ये आपका काम हो गया। अब क्या है, यस वेरी गुड। कंप्लेन से पहले हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, हिस्ट्री ऑफ दिस एज ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्या है, हिस्ट्री ऑफ में क्या है, सबसे पहले आजकल जाते क्या है, अपना खाना एक पतला सालन है कि सूखा सालन घर में कैसा बनाते हैं, मैं सबको वही बोलता हूँ, 3 चीज़ें, शुगर, बीपी, थायराइड, समझो। सबसे पहले बीपी, हाइपरटेंशन, उसके बाद जी राइट साइड में देखना। आप कहीं भी लिखो, राइट लेफ्ट कहीं भी लिखो, बेसिक अगर जगह नहीं है तो ये लिखना जरूरी है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब हाइपरटेंशन, डायबिटिक एंड हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो और हाइपर, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो एसटीएन प्लस, डायबिटिक नहीं है 0, थायराइड है तो 0, ये देख लेंगे आप। तो जब प्रिस्क्रिप्शन आपका किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो मालूम हो जाएगा कि ये बीपी और थायराइड का पेशेंट है, शुगर नहीं है, तो पेशेंट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझिए यही बात। अब अगर डायबिटिक प्लस है और ये उसको बीपी नहीं है तो यहाँ 0 लिखेंगे आप, है ना, स्मॉल। अब ये क्या है, बीपी का नहीं है, थायराइड और शुगर का पेशेंट है। बेसिकली क्या होता है, बीपी शुगर थायराइड मिलके आजकल तो हर एक को आ रहे हैं, मगर थायराइड और शुगर एक ही घर के बच्चे हैं, सुनिए, बड़े छोटे भाई, बीपी थोड़ा अलग घर का, समझिए, सौते लाभ भाई बोल सकते हैं लेकिन इन्हें क्या है बोले तो बिल्कुल एक ही घर का पक्का पेरेंट्स भी। तो इसलिए क्या होता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या होता है, थायराइड और शुगर का डॉक्टर एक ही है। लेकिन आज नहीं, आने वाले कल में इंशाल्लाह शुगर का जो ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर एंडोक्राइन नहीं होगा, कार्डियोलॉजिस्ट होने वाला, समझिए इंशाल्लाह कभी इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए ये लिख लिए। अब उसके बाद में हिस्ट्री, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ, प्लीज ऑल ऑफ यू बी केयरफुली, अगर हाइपरटेंशन है तो बोलना हाइपरटेंशन है, बोलते कब से, 12 साल से, 10 साल से, जो भी साल है उसके बाद ये बोलना कि 10 साल से आप दवा खा रहे हैं बराबर या नहीं खा रहे। कोई बीच में 30 बार खा रहे थे, 2 महीने दवा छोड़ के आते अपने पास, उसको 30 बार खाओ, समझिए। तो अगर बोले कि 12 साल से रेगुलर खा रहे हैं तो ऑन रेगुलर मेडिसिन, ये RX इसका मेडिकेशन साइन है, आप समझिए। ये आपको एक ऐसा फाइनलाइज बता रहा हूँ कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे इसको। हाइपरटेंशन 12 इयर्स ऑन रेगुलर मेडिकेशंस, ये इसका मतलब ये है। उसके बाद में बोले कि डायबिटिक हैं, डायबिटिक कितने साल से, 20 साल, और ठीक है, आप दवा ले रहे बराबर, ले रहे ऑन रेगुलर मेडिकेशन। उसके बाद अब अगर क्या ले रहे बोल के मालूम होना है तो ये गायरो इधर मार दो, ये पेशेंट बीपी का है, इन्हें मेडेक्सल खा रहा, 25 mg OD, पेल्मास्टाटिन, पेल्मा 40 खा रहा, वट एवर इट मे बी। अब शुगर का पेशेंट है, इन्हें डाउनिल खा रहा या ग्लाइसिफेस खा रहा या इंसुलिन ले रहा, ग्लाइसिफेस 500 mg BD खा रहे हैं और ऊपर से इंसुलिन ले रहे हैं। इंसुलिन कितना ले रहे हैं, सुबह में 30, शाम में 25, ये पेशेंट के। अब थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो हाइपोथायराइडिज्म प्लस कितने साल से, 10 साल से थायराइड है, कितने mg की गोली खा रहे हैं, ऑन रेगुलर खा रहे हैं, हम रेगुलर खा रहे हैं, खाली टेस्ट नहीं कर रहा है, 1 साल से हो गया 100 mg पे है, समझिए ये है ऑन हाइपोथायराइडिज्म 10 इयर्स। अगर उन्हें हाइपरथायराइडिज्म किए तो हाइपरथायराइडिज्म प्लस 12 साल ऑन रेगुलर मेडिसिन, नियोमर्कोजोल 5 mg BD, समझिए आप। दिस इज द, ये दो में से एक रहता है, दोनों नहीं रहते, मैं बता रहा हूँ उसको, हाइपो या हाइपर। एक ही तो हाइपो भी लिखेंगे, हाइपर भी लिखेंगे, नियोमर्कोजोल भी देंगे, थेरोनाम भी देंगे ना, पूछ रहा हूँ क्या है, समझिए, समझ में आएगी बात। ये हिस्ट्री में आपको लिखना जरूरी है ये। अब हिस्ट्री ये है, उसके बाद अब आएगी मैं दोनों ही कह रहा कि अब इसके बाद तशरीफ लाइए कंप्लेन। अब यहाँ जाके पूछना कि क्या हो रहा, इतना काम 2 मिनट में। आप कोई भी अगर आ जाए, चेस्ट पेन, तो सबसे पहले साइड ऑफ, आपको पेन कहाँ हो रहा, चेस्ट पेन, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन, कब से हो रहा, सेंस सबसे पहले कब से हो रहा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे नहीं, 5 दिन से हो रहा, मैं आई नहीं, घर में दवा को पैसे नहीं दिए हमारे शोर, जालिम इंसान नहीं तो सांस बंद करने वाले दवाखाने को नहीं भेजा, हमारे पास रोजाना सुन के खाना पके हूँ। तो लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन सिंस लास्ट 5 days,
जब आप लेफ्ट साइडेड है तो सबसे पहले एग्जामिन द साइट, आप ये लिख लिए। उसके बाद में आप देखेंगे पेशेंट की कंडीशन क्या है। लेफ्ट साइडेड पेन बोल के लिख के दवा लिख के घर को भिजाओ, देखो कि दर्द किधर है उसका। तो ऐसा अगर चेस्ट पेन आ जाए जो पेशेंट नॉट अगर बेरेबल नहीं है तो फॉरन एडवाइस फॉर ईसीजी, फॉरन ईसीजी करना, ये एडवाइस ईसीजी। डॉक्टर साहब अब दवा दे दो मैं कल कराती हूँ बोले तो वैसे वक्त पे खासतौर पे रात में नॉक्टर्नल पेन जो क्लिनिक शाम में चला रहे, अगर 11-12 बजे के बाद कोई उठ के आ जाए मेरे सीने में दर्द हुआ, नींद में सुट गई, यू शुड नॉट गिव द मेडिकेशन एट एनी कॉस्ट। आप उसका ईसीजी कराइए, 99% उन्हें कार्डियक रिलेटेड है। अब ईसीजी कराया, एडवाइस ईसीजी, ईसीजी शोज, ईसीजी क्या करा, बोला कि कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ईसीजी, साइनस रिदम, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, लंच जो भी आया, तो आप उसको क्या लिखेंगे, जब ईसीजी शोज के बाद में एनसीसीपी, नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, तो ये आप मस्कुलर पेन। अब ईसीजी अच्छा आ गया तो भी तकलीफ रहती, और क्या होगा, फिर ईसीजी अच्छा आ गया फिर कहीं उधर हो रहा सवाल पेशेंट, तो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है, मस्कुलर पेन हो सकता, कुछ भी हो सकता। अब एक ही वक्त में तो आप सारे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, मगर रात में अगर ये ऐसे ऑड आवर्स में जो पेशेंट को तकलीफ ज्यादा हो जाए तो आप बगैर दवा दिए कि यू शुड बी एडवाइस फॉर ईसीजी, कम से कम उन्हें हार्ट से सेव हो जाए। अगर कार्डियक प्रॉब्लम है, ईसीजी अब नॉर्मल है तो इमीडिएटली रेफर होगा हॉस्पिटल। अब क्लिनिकली चेस्ट पेन व्हाट एवर इट मे बी, ये पूछ लेना आप। अब उसके अलावा उसको अगर कोई जो हेडेक, आजकल क्या है कॉमनली क्या हो रहा है, कंप्लेन ऑफ यहाँ से यहाँ तक दर्द हो रहा है ज्यादा, तो दैट इज अ वैस्कुलर हेडेक, ये कॉमनली हो गया। छोटे छोटे बच्चे आके बोल रहे हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, दैट इज अ वैस्कुलर हेडेक। वैस्कुलर हेडेक, वैस्कुलर हेडेक में क्या है, बेसिकली तो अब हेडेक हो रहा हो तो हेडेक प्रोड्यूस बाय द फीवर आल्सो, डिप्रेशन आल्सो, टेंशन आल्सो, एंजाइटी आल्सो, और कॉन्स्टिपेशन आल्सो। अब उसके बाद क्या होता है, वैस्कुलर हेडेक एंड पाल्पिटेशन, दिल घबरा रहा, उसकी जो कंप्लेन है पाल्पिटेशन, मेरा दिल घबरा रहा है, हार्ट बीट एक्सेस चल रही है, हाइपर से चल रही है, पाल्पिटेशन, तो अपन पाल्पिटेशन का कॉज, तो भाई अगर बीपी का पेशेंट है तो कॉमनली पाल्पिटेशन है उसको। और आपको जो पहले एग्जामिनेशन में मालूम हो जाता कि इन्हें जो कैफियत बोली पाल्पिटेशन है या नहीं है, इन द पल्स ऑक्सीमीटर पल्स रेट इज देयर, पल्स रेट आपका 112 है, अगर उन्हें नॉर्मल बीपी आपकी रिकॉर्डिंग में अगर 90 पल्स रेट है और पेशेंट बोला पाल्पिटेशन बोले तो कोई बीटा ब्लॉकर या ट्रांक्विलाइजर देने की जरूरत नहीं है, पेशेंट को फील हो रहा है ऐसा। पल्स ऑक्सी को देख रहे हैं ना, पर वाइटल देख लेना पहले, तो वाइटल अगर आपका पल्स रेट अगर बता दिया कि 90 है और पेशेंट बोला कि घबराहट है, तो क्या बोलेंगे आप, कोरिलेशन अनमैच, यू शुड नॉट गो फॉर पेशेंट वर्बल, पेशेंट जो बोल रहा है उसको मत जाइए आप, ठीक है। नेक्स्ट वैस्कुलर हेडेक एंड पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन अगर है तो प्लस वैस्कुलर हेडेक है तो कब से है, बोले तो आप वो दिन से है लेकिन कल से बढ़ गया, तो क्या करना, वैस्कुलर हेडेक सिंस लास्ट 1 वीक, लेकिन रेस कब हुआ, टुडे। I love you senior, please no discussion. Vascular headache since last 1 week. Vascular headache last 1 week से है, लेकिन ज्यादा कब होगा, ये एरो मार्क क्या है, अब ज्यादा होगा टुडे, आज से ज्यादा होगा। तो जब आपको जो भी, अभी हम ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हाउ टू राइट द प्रिस्क्रिप्शन, हम हाउ टू एग्जामिन द पेशेंट में है। तो अब ये लिखेंगे, पाल्पिटेशन अगर है तो आप चलिए पाल्पिटेशन, प्लीज ब्रेक डाउन, डोंट ब्रेक नाइस प्लीज, आई लव यू। चलिए उसके बाद में अब और कॉमनली क्या है, ये कलेजे में दर्द बोल के आते हैं, लीवर का जो पेन है ना, एपिगैस्ट्रिक पेन को अक्सर हमारे यहाँ पे पेशेंट कलेजे में दर्द बोलते हैं, जबकि उनको मालूम नहीं कि वहाँ कलेजे ही नहीं होता। जैसा कैसा सच है, ये सच ऐसा है जैसा कि चांद आसमान पे है। बचपन से नफीस उर्दू के कायदे से पढ़ाया जा रहा चांद आसमान पे है, जो आज तक चांद आसमान पे ही नहीं, सबसे बड़ा झूठ है वो चांद आसमान पे है, क्या बोलिए आप? एनीबॉडी टेल मी? नहीं है, तो चांद आसमान पे प्लीज कम, चांद आसमान पे नहीं है, पीछे है, लेकिन क्या बोलते हैं, आसमान की सिम द एपिगैस्ट्रिक रीजन, अब आपको आप देखेंगे कलेजे में दर्द है तो आप कलेजे में दर्द बोल के लिखना है, एपिगैस्ट्रिक पेन बोल के लिखना। और उसके बाद में सबसे ज्यादा क्या है, चेस्ट बर्निंग, सीने में कुछ भी खाते जलन हो रही है, कॉमन हो गया, पूरे पिज्जा खा के दादा नहीं है मुंह में, लेकिन पिज्जा खाने का शौक, आजकल जोमेटो और स्विगी को आम हो गया, पिज्जा फास्ट फूड, नो टॉकिंग प्लीज, देते रहते आप लोग बात शुरू कर दीजिए, जो वेजिटेबल्स के लिए। पेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन में कलेजे में दर्द हो रहा, एंड बर्निंग चेस्ट भी जब बोले हैं आपको क्या है, सीने में जलन है, तो
जब बर्निंग चेस्ट होगा तो इसको भी आसान मत लीजिए आप। मेरे पास हजारों केसेस है। एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन में सबसे ज्यादा जलन होती है, खाना खाए तो जलन जैसा होती है ना मायोकार्डियल में। अक्यूट कार्डियक फेल्योर लेके पेशेंट आता है और बोलता है कि सीने में जलन हो रही। डॉक्टर मेरे क्लिनिक के सामने केवल हॉस्पिटल में रेंडा के इंजेक्शन दिए, उन्हें वापस हुए तक खत्म हो गया पेशेंट, एक्सपायर। तो उन्हें क्या समझा, पेशेंट को लेके ले लो भाई, अगर कोई वेजिटेरियन नहीं है तो खाने के बाद या रात में कोई सीने में जलन नहीं बल्कि उड़ गया, घर का कोई फैमिली मेंबर घर में से निकाल के 2 ढक्कन या जेब में से निकाल के बॉयज डाइजिन खा लो मत बोलो, इमीडिएटली रेफर टू द क्लिनिक, नियर बाई क्लिनिक और नियर बाई हॉस्पिटल फॉर ईसीजी। क्योंकि रात के जितने भी केसेस थे वो मोस्ट प्रोबेबली हार्ट अटैक के रहते, जो माइट भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी हो सकता है। लिखना एक एंटासिड लिखना, मगर ईसीजी से पहले नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, ये अगर पेट में दर्द हो रहा है तो पेट का एब्डोमेन पेन, चेस्ट पेन के बाद उन्हें एपिगैस्ट्रिक पेन के बाद एब्डोमेन पेन, भाई खामोश खाइए मुंह बंद करके, खाते वक्त बात नहीं करना। मुंह बनवा तो खा रहे सकते सर। एब्डोमेन पेन, एब्डोमेन पेन में क्या है, पेट में जब दर्द होता है तो पहले देखिए आप जब एग्जामिनेशन करें तो आपको मालूम है कि एब्डोमेन सॉफ्ट है या पेट फुला हुआ है, कि दर्द नहीं है। तो आपने जो सॉफ्ट और कॉन्स्टिपेशन लिखाया था उसमें अगर पेट खाली फुला हुआ भी है तो उसमें एक डिस्टेंडेड भी लिख सकते हैं, एब्डोमेन डिस्टेंड। एब्डोमेन में क्या होता है जब एग्जामिन करेंगे, डिस्टेंडेड, एब्डोमेन डिस्टेंडेड, पेट फुला हुआ है खाली, उसको तकलीफ है लेकिन पेट क्या है, एपिगैस्ट्रिक पेन, गैसेस से फुला हुआ हो सकता, या उन्हें टाइम पे नहीं खाने से फुला होता है, या कोई ज़्यादा भी खा लिया तब भी फुल जाता है। तो ऐसे पेशेंट को आप पहले दर्द का साइड देखेंगे, पेशेंट को दर्द की जरूरत है। एब्डोमेन पेन में राइट इलियाक फोसा, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं, अगर राइट इलियाक फोसा में होता है तो मोस्ट प्रोबेबली एपेंडिसाइटिस या फिर रीनल कैल्कुलाई इन द यूरेटर, तो यूरेटर कैल्कुलाई भी हो सकता है एक बार। मगर यूरेटर कैल्कुलाई में क्या होता है, कभी पेन पीछे से सामने आता, अपेंडिक्स में क्या है, अक्यूट राइट इलियाक फोसा में होता। उसके बाद में इसकी फीवर है तो फीवर कब से आ रहा, उसके बाद में अरे सरगु यार चलिए मैं लास्ट में आप लोग पहले कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट अब जब एब्डोमेन तक आ गया, अब रहा कॉमनली अब जो पेशेंट जो बताता है, अब आजकल बेसिकली लोगों के घुटनों में दर्द ज़्यादा है, आम यंगस्टर्स के भी, समझिए आप। तो कंप्लेन ऑफ नी पेन इन नी जॉइंट्स या नी जॉइंट पेन, अगर नी जॉइंट पेन समझे तो भैया नी जॉइंट में क्या है, लेफ्ट और राइट। चलिए भाई इधर देखते हुए भाई अगर बात करेंगे खाइए आप प्लीज। लेफ्ट अगर नी जॉइंट पेन या लेफ्ट साइडेड है तो लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड है तो राइट साइडेड, अगर दोनों घुटने में है तो बोथ नी जॉइंट्स। नी जॉइंट पेन लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड बोथ नी जॉइंट्स, ये आपको लिखना है। जैसा भी रहेगा पेशेंट, या एक घुटने में दर्द बताएगा, या लेफ्ट में बताएगा या राइट में बताएगा या दोनों घुटनों में दर्द, तो वो उसका एग्जामिनेशन है, वो आप देख लेना है। उसके बाद और दूसरे फीमेल में अक्सर क्या हो रहा, पेन इन द एंकल्स, फुट, एंकल में दर्द बहुत ज्यादा होता है, एडी में एंकल में दर्द ज्यादा होता है, खड़े के ज्यादा पकवान करने से, काम करने से, या फिर यूरिक एसिड एलिवेट होने से, या कैल्केनिया स्मेल की वजह से। तो ये कंप्लेन आपके लिए एक कॉमनेस्ट कंप्लेन है। और थोड़ा नेक पेन, गिडनेस, ऑल्सो गिडनेस भी है, ऊपर लिखना हो गिडनेस। अब जो भी मैं पेशेंट बताया कि उसकी कंप्लेन क्या है, गिडनेस। कंप्लेन ऑफ गिडनेस, चक्कर आती है तो उसको ये रूल आउट करेंगे, सर्वाइकल, पानी की प्यास लगी तो जाके पी लेना भैया, पानी भी सप्लाई नहीं कर सकते। एक एक तो अपने को फाइंड आउट करना है। अब अगर गिडनेस आया बोलते खाली बॉटल लिख के भेज दें तो दैट इज बैड। एट अ टाइम तो लिख के भेजना है, लेकिन उसके बाद आपको कॉज मालूम करना है, ठीक है। आपको कंप्लेन लिखना पड़ेगा सर।